Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Okay. So let's see. नाउन में आगे हमको क्या करना है? कल हमने क्या किए थे? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स किए थे, राइट? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हो चुके हैं कंप्लीट, और कुछ स्पेशल सैल्यूटेशंस चल रहे थे, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो भी हो गए थे। फिर सब्जेक्ट्स, और एक रूल बचता है, इवन दो रूल बचते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक अपोस्ट्रोफ। तो पहले वो दो रूल खत्म करते हैं। एक रूल रिलेटेड है कलेक्टिव नाउन से, और एक रूल कुछ मतलब डेली यूज के वर्ड्स हैं जिनको अपन नाउन है वो कैसे यूज करते हैं वो देखना है, ओके ना? उसके बाद आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अपन कहते हैं क्या? अपोस्ट्रोफे एस। सुना है कभी? देखा तो होगा, देखा भी नहीं है? कैसा दिखता है? सो सेंटेंस देखो, इजी सा एक सेंटेंस है, प्लीज रीड द सेंटेंस। रवि हैज ए, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, सेविंग अकाउंट इन एसबीआई। बताओ समझ आया? सेंटेंस का मीनिंग डिराइव हुआ। जैसा कि मैंने आपको कहा है, सबसे पहले बच्चों आपको सेंटेंस का मीनिंग डिराइव करना है, उसके बाद ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में सोचना है। क्या? यस, वेरी गुड। रवि हैज ए सेविंग अकाउंट। सो सेविंग अकाउंट नहीं होता, क्या होता है? इट इज ऑलवेज सेविंग्स, इट इज नेवर सेविंग, इट इज ऑलवेज सेविंग्स। और इसका प्रूफ है कि आपका अगर अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं तो खुलवा सकते हो, नहीं है तो पापा मम्मी का होगा, है ना? तो उनकी पासबुक होती है, सेविंग्स अकाउंट में पासबुक इशू करती है बैंक, तो आप उस पासबुक में खोलोगे या उसका फ्रंट पेज ही देख लोगे तो उस पर लिखा रहता है सेविंग्स बैंक पासबुक, नॉट सेविंग बैंक पासबुक या सेविंग्स अकाउंट पासबुक, राइट? आज ही वेरीफाई करना, खुद का अकाउंट है तो खुद के पासबुक से वेरीफाई करना, अदरवाइज मम्मी है तो वेरीफाई हो जाता है ना, तो फिर वो जीवन में डल जाता है। हाँ, अब तो होता ही है ये, ठीक है? फिर इवन आप बैंक में भी जाओगे तो आप जाके कहोगे सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, ठीक है? ठीक है ना? तो सामने जो बैठा होगा चेयर पे, वो पहली बार में समझ लेगा होशियार बंदा है, तो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। आपको बताया ना, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो जैसे अपन बिहेव करते हैं उसी तरीके से अपन ट्रीट किए जाते हैं। और अपन जाते बोले खाता खोलना है, वहां बैठ जा, फॉर्म ले लो वहां से, भर ले, फिर ट्रीट भी ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि पता चल जाता है भाई सामने वाला कैसा है, ठीक है ना? तो अच्छे से बिहेव करना, क्या बोलना? सेविंग्स अकाउंट खुलाना है, सेविंग भी मत बोलना, ओके? क्लियर है? क्या बोल के देखोगे? ओके, ठीक है, कहीं तो खुलवाओगे। चलो, सो सेविंग का सेविंग्स कर दोगे, फाइन। सेविंग का सेविंग्स, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, सेविंग्स, अर्निंग्स, ये हमेशा एस के साथ आएंगे, प्लूरल फॉर्म में आएंगे। सेविंग्स, अर्निंग, मींस। देख लेते हैं कुछ और शब्द है, देखो ये सेम सेविंग का ही सेंटेंस है। ही पुट ऑल हिज सेविंग इनटू बाइंग अ वॉट? सेविंग। मीनिंग मैंने कहा पहले मीनिंग निकालना है। सेविंग्स का मतलब क्या होता है? बचत। उसने अपनी सारी बचत लगा दी, किसमें लगा दी? बोट खरीदने में। एक बोट खरीदने में उसने अपनी सारी बचत, जिंदगी भर की कमाई लगा दी। सो सेविंग तो होगा नहीं, क्या होगा? सेविंग्स होगा, ठीक है? क्लियर? अच्छा, सेव एज ए वर्ब यूज होगी जब, तब वो कैसे यूज होगी? सेव, सेव्ड, सेव्ड, सेव, सेव्ड, से। अच्छा, एक वैसे तो वर्ब वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत कनेक्शन बताना पड़ता है, क्या करें, है ना? तो वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। वेरी गुड। तो पहली फॉर्म होती है जिसको अपन कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पहली फॉर्म होती है जिसको अपन कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है जिसको अपन कहते हैं पास्ट फॉर्म, सेव्ड, जिसको अपन शॉर्ट में सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वो उसका असली नाम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि थर्ड फॉर्म होती है, वो भी सेव की क्या होगी? सेव्ड होगी। और चौथी और पांचवी फॉर्म होती है, बोलो क्या बोलते हैं उसको? आईएनजी वाली फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और एक होती है टू इन्फिनिटिव फॉर्म। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी। सो वो हो जाएगी सेव के आगे आईएनजी लगा दूं तो सेविंग, और टू इन्फिनिटी वाली फॉर्म होती है टू सेव। तो देखो, जब ये वर्ब की तरह आएगा तब वो सेविंग होगा, सेविंग्स नहीं होगा। वर्ब का प्लूरल ऐसे एस लगा के नहीं कर सकते आईएनजी के आगे। वर्ब को प्लूरल या सिंगुलर करने के दूसरे रूल्स है, समझ गए? क्लियर है? उसमें एस लगता है तो फर्स्ट फॉर्म के आगे लगता है, जैसे सेव्स प्लूरल फॉर्म में आता है सेव, सिंगुलर फॉर्म में आता है सेव्स, ठीक है? या फिर हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल किया जाता है, जैसे सेविंग से पहले मान लो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है इस सेविंग, तो फिर क्या हो जाएगा? आर सेविंग। इस तरीके से प्लूरल करा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल करा जाएगा, ठीक है? कुल मिला के जब वो वर्ब की तरह आएगा तब सेविंग वर्ड करेक्ट है, जब वो नाउन की तरह आएगा तब
सेविंग्स वर्ड करे। अब एक सेंटेंस दे दूं मैं, आपको पहचानना है कि वर्ब की तरह है या नाउन की तरह है, ठीक है। जैसे सेंटेंस दिया मैंने, राम इज सेविंग अ लॉट फ्रॉम हिज बिजनेस, फ्रॉम हिज जॉब। बोलो सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, अलॉट यानी बहुत कुछ बचा रहा है, बहुत कुछ बचा रहा है, काफी बचत कर रहा है वो अपने जॉब से, जॉब अच्छी है उसकी, काफी बचत कर रहा है। अब बताओ क्या गलती है इसमें, कुछ गलती है क्या? अगर अब मैं इसमें राम इज सेविंग का सेविंग्स कर दूं तो सही होगा क्या? राम इज सेविंग्स ए लॉट। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे ये नाउन नहीं है, यहाँ पे ये वर्ब है। देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो ये वर्ब का काम कर रही है। अगर आपको प्लूरल करना होगा तो इज का आर होके प्लूरल होगा। जैसे मान लो राम एंड श्याम कह दूं मैं, राम एंड श्याम, तो सब्जेक्ट प्लूरल होते ही वर्ब भी प्लूरल होगी, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। लेकिन सेविंग तो सेविंग ही रहेगा, क्योंकि वर्ब का जब काम करती है सेव वर्ब, तो सेविंग ही रहती है फोर्थ फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, सेविंग्स नहीं होती है, ठीक है। और यहां पे देखो, ही सब्जेक्ट, पुट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो चीज है ऑल हिज सेविंग्स, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है, वर्ब नहीं करता है। नाउन एक ऐसी चीज है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट की जगह आ सकता है। सो ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ सकता है? नाउन आ सकता है। कौन आ सकता है? तो एज ए नाउन यूज हुआ है, इसलिए मैं लिखूंगा सेविंग्स। बताओ कोई डाउट? देखो इनटू एक प्रीपोजिशन है। अब उसने अपनी सारी सेविंग लगा दी, लगा दी। अब प्रीपोजिशन क्या करता है? शब्दों को शब्दों से जोड़ने का काम करता है। तो आगे वाली चीज जो है वो एक ऐसा फ्रेज है जो पर्पस शो कर रहा है, तो उसको मैं कह सकता हूं फ्रेज ऑफ पर्पस, फ्रेज ऑफ पर्पस, ठीक है। यानी कि देखो बॉट को बाय करना एक अलग क्रिया है, वो भी काम ही करेगा या ही करेगा, है ना। और अपनी सेविंग लगाना एक अलग क्रिया है। इसने ये क्रिया करी इस क्रिया के पर्पस से, इसने ये क्रिया करी इस क्रिया के पर्पस से। तो अगर मैं बाय को वर्ब मानूंगा तो बाय का ऑब्जेक्ट है बॉट, खरीदा क्या जा रहा है? बॉट। और पुट को वर्ब मानूंगा तो उसका ऑब्जेक्ट है सेविंग्स। सो दो वर्ब हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट दोनों का सेम है, ही। क्लियर है? इस तरीके से सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। जैसे मान लो मैं हूं, मैंने ये काम भी किया, मैंने ये काम भी किया, सब्जेक्ट तो मैं हूं दोनों के लिए। मैंने ये काम किया, इसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, मैंने ये काम किया, इसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे। अब मैंने ये काम इस काम के पर्पस से किया, मैंने सेविंग्स लगाई ताकि मैं बोट खरीदूं। समझ गया? अभी क्लियर है सारी बात? अब इस पूरी बात को एक साथ ही लिखने के लिए मैंने क्या कर दिया, ही पुट ऑल हिज सेविंग्स इनटू बाइंग अ बोट। क्लियर है? इन एसबीआई क्या है? इन एसबीआई जगह की जानकारी, एडवर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, रवि हैज ए सेविंग्स अकाउंट। देखो मेरी बात सुनो, अब कुछ वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कुछ वर्ब्स आती है जिनके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट नहीं आता है। हैव वर्ब के बाद में जनरली कई बार ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन अभी आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर ये और ये सेम आ जाए तब तो क्या होता है? वो कॉम्प्लीमेंट, अदरवाइज वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सेविंग्स अकाउंट और रवि अलग अलग है ना, अलग अलग व्यक्ति अस्तित्व है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। और कहां पर है? इन एसबीआई। तो हमने सीखा था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, तीन स्ट्रक्चर हो सकते हैं और तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, इस तरीके से कॉम्बिनेशन। जगह की जानकारी है ना भाई, वो एक्शन कहां हो रहा है? एसबीआई में। क्लियर है क्या अभी सारी बात? और शब्द देखें ऐसे, अभी तो एक ही शब्द हुआ है इस कैटेगरी का, सेविंग्स। अर्निंग्स भी हो सकता है। इस पूरे को डिलीट करूं? देखो पहले दूसरे चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि क्या होता है कि आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। वर्ब क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म्स होती हैं, उसमें टाइम भी लगता है। धीरे धीरे जब कोर्स आगे बढ़ेगा तो पुराने टॉपिक्स कवर्ड होंगे ना, तो ये सारी चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। पीटर यूज एन अनफेयर मीन टू पास दिस एंट्रेंस एग्जाम। बोले तो मतलब, टेल मी द मीनिंग। मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग, बाद में एरर।
गलत तरीके से। तो मीन का मतलब होता है तरीका या साधन या सोर्स, गलत सोर्स, साधन भी कह सकते हो, ठीक है। तो पीटर ने एक अनफेयर तरीका चुना या अनफेयर साधन चुना, है ना। अब जैसे सपोज करो एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, एक तो पढ़ के पास कर लिया, एक कोई सेटिंग थी उससे पास कर लिया, एक मान लो ऊपर वालों सेटिंग है उससे पास कर लिया, एक चीटिंग करके पास कर लिया, कुछ भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो उसने एक अनफेयर, अनफेयर मतलब जो सही नहीं है, गलत तरीका उसने इस्तेमाल किया टू पास दिस एंट्रेंस एग्जाम, इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए। ये तो हो गया मीनिंग, सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग, उसके बाद ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। रूल बांध लो अपने में, ठीक है। चलो बताओ क्या गलती है, एरर क्या है? मीन। मीन का मतलब तरीका होता है, मानते हैं, लेकिन वो जब इसका मतलब जब तरीका होता है तब वो मीन नहीं होता है, तब वो मीन्स होता है। समझ आया? नाउन है ही मीन्स, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में नाउन है ही, मतलब देखो मीन्स का मतलब होता है एक तरीके से आपकी जैसे सपोज करो मैं ये क्लास चला रहा हूं, तो इस क्लास को चलाने के पीछे मेरा मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से मैं चला रहा हूँ, वो पूरी सारी चीजें, जैसे मैं बोर्ड लगा के बैठा हूँ, रूम है, ये सारा मैकेनिज्म है, इस पूरे मैकेनिज्म को कहेंगे हम मीन्स। पूरी प्रोसेसिंग को हम क्या कहेंगे? मीन्स। तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी, वो सिंगुलर फॉर्म में आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर कोई एक चीज नहीं होगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, पूरा मैकेनिज्म होगा वो, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। सो मीन नहीं होगा, मीन्स। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मीन शब्द ही गलत है, मीन का मतलब भी होता है, जैसे आई मीन, जिसमें कहते हैं ना आई मीन टू से, तो वहां पे मीन का मतलब है मीनिंग निकालना, मीनिंग। मीन का मतलब क्या होता है? मीनिंग निकालना, तब वो मीन भी हो सकता है, तब वो वर्ब रहती है। अभी ये नाउन है, जिसका मतलब है कोई मैकेनिज्म, कोई तरीका, कोई माध्यम, तब वो क्या बन जाएगा? मीन्स बन जाएगा। तो करेक्ट कर दो इसको जल्दी से बेटा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। नाउन एक ऐसी चीज है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह आएगी। तो अगर वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह है तब तो वो नाउन है, और सब्जेक्ट के बाद है तो वो वर्ब है। पीटर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अब ऑब्जेक्ट की जगह कौन आएगा? वर्ब या नाउन? वर्ब तो आ गई ना यूज्ड, तो वर्ब के बाद वर्ब तोड़ना है दोबारा। एक्शन किस पर हो रहा है? वो तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है। अभी तक तो इतना ही सीखा है, अभी आगे हम प्रोनाउन चैप्टर में सीखेंगे तो वो भी करता है, सब्स्टिट्यूट बन जाता है। पर अभी तक के लिए सब्जेक्ट का काम या ऑब्जेक्ट का काम या कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करता है? नाउन। कौन करता है? नाउन। सो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो वो नाउन है, वो वर्ब नहीं है। ओके, क्लियर? हो सकती है, पर यहां पे तो एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है ना इस पे, ऑब्जेक्ट का मीनिंग भी तो होता है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़े, और वर्ब तो क्रिया होती है। तो दो वर्ब आ रही है तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे कि यार ये तो क्रिया है और ये वो चीज है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलें नेक्स्ट। हाँ, तो शब्द देख लीजिए, अर्निंग्स, सेविंग्स, ये दो का जिक्र हो ही गया है। टाइडिंग्स, इसका मीनिंग आपको सोचना है। वेजेस, इसका मीनिंग भी आपको सोचना है। एंड मीन्स, तो इसमें से हमने तीन शब्दों को करीब करीब डिस्कस कर लिया, अर्निंग्स को कर लिया, सेविंग्स को कर लिया, और मीन्स को कर लिया। ठीक है, मीनिंग भी पता चल गया, इनका अर्थ भी पता चल गया। अर्निंग्स मतलब वही कमाई, अर्निंग्स मतलब क्या होता है? कमाई। तो अर्निंग नहीं होती, हम जनरली हिंदी में कहते हैं तेरी अर्निंग कितनी है, कहते नहीं कहते हैं कि तुम्हारे घर की अर्निंग कितनी है, तेरे पापा की अर्निंग कितनी है, तेरे भाई की अर्निंग कितनी है, बट इट इज नॉट अर्निंग, इट इज अर्निंग्स। आज इसे अपने बोलचाल में उसको हम ढाल लें, और सेविंग्स और मीन्स। ठीक है, अब ये दो शब्द और हैं इस कैटेगरी में जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, इसका मीनिंग बताओ। हाँ, पहले टाइडिंग्स की बात कर लें। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स बोलो। टाइडिंग्स का मतलब नहीं पता? टाइडिंग्स का मतलब होता है समाचार या न्यूज या इंफॉर्मेशन, टाइटल नहीं, टाइडिंग्स। टाइटल अलग चीज है, टाइटल तो किसी का नाम होता है। टाइडिंग्स का मतलब क्या होता है? समाचार। क्या होता है? समाचार। ठीक है, और वेजेस का मतलब सैलरी। हाँ, आप कह सकते हो वेजेस का मतलब सैलरी, बट एक स्लाइट डिफरेंस है वेजेस और सैलरी में, बता सकते हैं। देखो, एक इंसान जो भी काम करता है उसको नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक इंसान कोई भी काम करता है तो उसको जो उसका रिटर्न मिलता है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, आप कुछ काम करोगे आपका भी रिटर्न मिलेगा, आपके पापा कुछ काम करते हैं उसको भी उनको भी कुछ रिटर्न मिल रहा है। तो वो कितने तरीकों से मिल सकता है, वो या तो वेजेस फॉर्म में मिलेगा, या सैलरी फॉर्म में मिलेगा, या फिर फीस की फॉर्म में आएगा, या फिर प्रॉफिट फॉर्म में आएगा। अब चारों का मतलब समझो। देखो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, मजदूरी एक एक मान लो इंसान मजदूरी कर रहा है, मतलब इस टाइप का मैकेनिकल वर्क कर रहा है, तो उसको जो बदले में चीज मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, वेजेस। एक इंसान जो मैकेनिकल वर्क कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, उसको जो बदले में रिटर्न मिलेगा उसको क्या कहेंगे, वेजेस। और जनरली वेजेस क्या होती है, डेली मिलती है, मतलब डेली बेसिस पे होती है। जनरली वेजेस क्या होती है, डेली बेसिस पे या 2-3 दिन के बेसिस पे होती है, ठीक है। अगला आता है सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है, वही आदमी काम कर रहा है लेकिन अब काम करने वाला मजदूर नहीं है, एक प्रोफेशनल है। एक प्रोफेशनल जैसे मान लो किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी जॉब में, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, और जनरली सैलरी मंथली मिलती है, सबको पता है, ठीक है। फिर आ जाओ फीस। फीस किसको मिलती है पता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल को। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल, ऐसे लोग जो जिनका एम्प्लॉयमेंट मतलब समझते हो ना, रोजगार, जिनका रोजगार उनके अंदर ही है, सेल्फ है, उसको उनको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी के दूसरे के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। ऐसे लोग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टीचर्स, जैसे कि डॉक्टर्स, जैसे कि लॉयर्स, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जैसे कि एक्टर्स, समझ गए। ये जो लोग हैं इनका एम्प्लॉयमेंट मतलब इनके अंदर कुछ हुनर है जिससे ये कमा रहे हैं, ठीक है। सिंगर्स, ओके समझ गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कह दिया ना मैंने, सीएस। अगर सीए किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो सैलरी लेगा, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं, खुद के ऑफिस डाल के प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यहाँ पर हैं जयंत सर बगल में, वो खुद की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मेरे को मेरी फर्म की रिटर्न फाइल करनी है तो मैं किसी प्रैक्टिस करने वाले सीए के पास जाता हूँ। जैसे लॉयर भी ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम भी करते हैं और खुद की प्रैक्टिस भी करते हैं। सो खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फीस लेंगे, और मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां सैलरी लेंगे। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या लेता है, फीस लेता है। आप ऐसे पूछते हो ना, सर आपकी फीस कितनी हुई, ऐसे पूछते हो कि सर आपकी सैलरी कितनी हुई, कैसे पूछोगे, सोचो। या ऐसे पूछोगे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, कितना कमाया मुझमें से, या ऐसे पूछोगे सर आज आपकी मजदूरी कितनी हुई, वेजेस कितने हुए, क्या कहोगे, फीस। जैसे टीचर्स भी फीस लेंगे, और ये किस बेसिस पे दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दी जाती है। फीस किस बेसिस पे दी जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आपका कोर्स है और आपके और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कोर्स का है, तो कोर्स की फीस होगी, किसी मंथ से फिक्स नहीं है वो, किसी दिन से फिक्स नहीं है वो, ठीक है। और प्रॉफिट मिलता है जो आधे से ज्यादा जनसंख्या करती है, बिजनेसमैन को। प्रॉफिट किसको मिलता है, और इसका कोई पता नहीं है कब मिलता है। मिले तो महीने में मिल जाए, नहीं मिले तो 6 महीने में नहीं मिले, नहीं मिले तो 1 साल में नहीं मिले, नहीं मिले तो 5 साल में भी नहीं मिले। क्योंकि जैसे कोई बिजनेस शुरू करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 महीने में कमाना शुरू करेगा उसका बिजनेस, या 5 मिनट में करेगा, या 6 साल में करेगा, या 10 साल में करेगा, कोई फिक्स नहीं है इसका, तो कुछ अता पता नहीं। तो जो भी आदमी कुछ भी काम करता है तो इन 4 चीजों की फॉर्म में वो अपना रिटर्न लेता है, ठीक है। मजदूर आदमी, प्रोफेशनल आदमी, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी, और एक बिजनेसमैन, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। तो वेजेस का मीनिंग समझ गए आप। वेजेस को प्लूरल फॉर्म में यूज करना, इसका मतलब होता है मजदूरी, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये रिपीट होता है। इसका एक और मीनिंग निकलता है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, सेंटेंस आने तो फिर बताऊंगा। देखो रूल्स पढ़ो, अच्छा टाइटिंग्स बताई दिया ना, सबका मीनिंग बता दिया, रूल्स पढ़ो। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा किस फॉर्म में किया जाता है, बोले तो एस मत हटा देना कभी भी, कहने का मतलब है नहीं हटाओगे, नहीं हटाओगे। अब अगर इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर ये सब्जेक्ट की जगह काम कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई शब्द सब्जेक्ट की जगह आ जाए तो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है, तो फिर वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट खुद प्लूरल हो गई तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो। अब इन 3 सेंटेंस में तो देखो वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हैज का हैज ही लिखा है, हैज का हैव नहीं लिखा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से वर्ब नहीं चलती, सब्जेक्ट से वर्ब चलती, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी शब्द अगर सब्जेक्ट की जगह आ जाता है तो फिर वर्ब कैसी चलेगी, प्लूरल फॉर्म में चलेगी। कैसी चलेगी, प्लूरल। जैसे कि सेंटेंस देखो, पूरा नहीं आया, अवर मीन्स इज या आर, अवर मीन्स, हाँ अब देखो, अवर मीन्स हमारे साधन, ठीक है, या हमारे सोर्सेस, इज या आर स्कार्स, स्कार्स का मतलब
कम ही होना, कम है मतलब लिमिटेड है, हमारे साधन लिमिटेड है, ठीक है। सो वी शुड कंज्यूम देम कंसाइसली, इसलिए हमको चेतनता से उनका प्रयोग करना चाहिए। कंसाइसली मतलब सोच समझ के, चेतनता से। जो सपोज करो, मान लो कोई इकोनॉमी बैकवर्ड फैमिली है, उनके पास लिमिटेड साधन है, तो वो एक एक पैसा सोच समझ के खर्च करते हैं, या किसी भी तरीके से सेंटेंस को लिया जा सकता है ना। एज ए ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ हमारे साधन लिमिटेड है, वैसे भी सोच सकते हो आप भाई। हम ह्यूमन इस अर्थ में ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे सारे साधन हमको लगता है बहुत सारे हैं, लेकिन देखा जाए तो लिमिटेड है, कभी ना कभी खत्म होगा। जैसे पानी खत्म होगा कभी ना कभी, हर चीज कभी ना कभी क्या होगी, खत्म होगी। तो हम उस वे में भी ले सकते हैं कि वो लिमिटेड है, स्कार्स हैं, इसलिए हमको उनको कंसाइसली यूज करना चाहिए, सोच समझ के। जैसे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए या एनीथिंग, ठीक है, क्लियर है। तो साधन यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, बोलो क्या आएगा, आर। अभी अभी मैंने क्या कहा, अच्छा कहा नहीं है, इधर कहूंगा, अभी इधर कहूंगा, क्या कहूंगा कि अगर अगर इनमें से कोई शब्द, इन केस सब्जेक्ट की जगह आ जाए, इन केस किसकी जगह आ जाए, सब्जेक्ट, देखो आ गया सब्जेक्ट की जगह, तो इनके साथ में चलने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। इसमें बताओ, his savings is not good या are not good, अगेन सब्जेक्ट की जगह आ गया, तो कैसी वर्ब आएगी, are not good, ठीक है। नेक्स्ट, द वेजेस इज या आर वेरी लो, उस वेजेस वहां की जो है वो कम है, वेरी लो है, तो कम है नहीं कहेंगे, कम है कहेंगे, प्लूरल फॉर्म में हैं बिंदु लगा के कहेंगे, ठीक है। सो क्या होगा, आर नॉट इज, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हिंदी ग्रामर भी, एक चीज याद रखना बेटा, हिंदी ग्रामर से हिंदी ग्रामर ही इंप्रूव होती है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर से हिंदी ग्रामर भी इंप्रूव हो जाती है। क्यों, देखो आप हिंदी ग्रामर पढ़ने जाएंगे तो वहां पे वो संज्ञा पढ़ाएगा, सरनाम पढ़ाएगा, लेकिन वो ऐसे कभी नहीं पढ़ाएगा कि संज्ञा को नाउन कहते हैं, सरनाम को प्रोनाउन कहते हैं, विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जाओगे ना, तो उसको बताना पड़ेगा कि नाउन बोले तो संज्ञा, प्रोनाउन बोले तो सरनाम, वो नहीं बताएगा तो आप पूछ लोगे सर हिंदी में क्या कहते हैं लेकिन हिंदी वाले से कभी पूछोगे आप सर इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं पूछोगे। सो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का फायदा है, हिंदी ग्रामर भी उतनी इफेक्टिवली नहीं, लेकिन ज्यादा भी नहीं तो 30-40% तो कवर हो जाती है, ठीक है। ओके, सो वेजेस आर वेरी लो होगा, मजदूरी वहां की कम है, ना कि है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब बताओ इसका आंसर, द वेजेस ऑफ सिन, सिन का मतलब नहीं समझते आप, नहीं वो साइन कॉस्ट थे, सिन का मतलब होता है पाप, इज आएगा, वेजेस की जगह वेज आएगा। देखो वेजेस की जगह तो वेज आ ही नहीं सकता, क्या कह रहा है, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में करते हैं, तो वो तो आ ही नहीं सकता है ना। अब बताओ यहाँ पे वेजेस ऑफ सिन इज डेथ या आर डेथ, इज, क्यों अलग लग रहा है, सही है, कुछ इसमें लोचा है लास्ट है तो लास्ट में सर आप करते हो कुछ ना कुछ खुराफात, आर आएगा। अच्छा कितने बच्चे मानते हैं आर आएगा, तो आप यार, सो आर आर आर, 3 आर हो गए, 4 इज, 4 बच्चे इज, सो द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज। अब सुनो, इसको चाहो तो एक्सेप्शन याद कर लो, नहीं तो मैं तो रूल के हिसाब से भी समझा देता हूँ। वैसे आप बुक में जब ये देखोगे इस टाइप का सेंटेंस, तो वो एक्सेप्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन, लेकिन मैं तो आपको रूल से समझा देता हूँ, छोड़ दे उसको, छोड़। हाँ देखो, वेजेस का मतलब मजदूरी होती है, मजदूरी इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या यहाँ पे वेजेस का मतलब मजदूरी है, यहाँ पे इसका मतलब है फल, पाप का फल, तो फल यहाँ पे रुपयों में थोड़ा मिल रहा है, यहाँ पे इसका मतलब है रिजल्ट, भाई पाप करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो डेथ है। अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं गलत काम, तो उसका रिजल्ट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि इसके पैसों के अमाउंट में मजदूरी मिल रही है, ठीक है। सो अगर थोड़ा सा मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है तब रूल्स भी बदल जाते हैं। तो आप ऐसे देखोगे यार, इधर वेजेस का मतलब तो वेजेस नहीं लग रहा है, रिजल्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, रिजल्ट। तो अब आप इसको रिजल्ट से पढ़ो जरा, तो रिजल्ट के हिसाब से तो इज आएगा या आर आएगा, रिजल्ट के हिसाब से तो इजी आएगा ना। तो मीनिंग जो लेके बैठा है ना, उस शब्द के हिसाब के रूल चलते हैं। ये यहाँ पे वेजेस रिजल्ट का मीनिंग लेके बैठा है, सो रिजल्ट के हिसाब से आर नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, क्या आएगा, इजी आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये लास्ट वाले में इज है, बाकी सब में प्लूरल फॉर्म आएंगे। क्या हुआ मैन, और ये अब आ रहा है इतनी देर बाद। यदि ये शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करे तो वर्ब कैसी आएगी, कौन से शब्द, ये शब्द,
तो इसमें प्लूरल आएगी, इसमें प्लूरल आएगी, इसमें प्लूरल आएगी, पर ये एक्सेप्शन के तौर पे इस आएगी। डन। और ये शब्द खुद हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे, कहीं पर भी आ जाए, यहां पर भी, 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 यहां पर भी और यहां पर भी। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट। एक्सेप्शन लिखा हुआ है बट हमने आपको रूल्स के साथ समझा। हाँ जी, तो हमने जब 5 प्रकार के नाउन पढ़े थे तो उसमें एक नाउन था कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, सीखा था ना हमने, जैसे फैमिली या, तो उसको हमने उधर सीखा और उधर ही छोड़ दिया, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। तो ये तो गलत बात है ना, तुम प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की सबकी चर्चा कर रहे हो, प्लूरल बना के देख रहे हो, इसको क्यों अकेले छोड़ दिया। तो इससे रिलेटेड भी एक रूल है, थोड़ा डिफिकल्ट रूल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सो पहले मैं कुछ कलेक्टिव नाउन लिख देता हूं, लिख दो, और उन कलेक्टिव नाउन में से किसी कलेक्टिव नाउन का मीनिंग नहीं पता हो तो आप पूछ लेना। वैसे वही कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे, एक आध कोई अलग हो तो पूछ लेना। ठीक है, जैसे कि ज्यूरी, गवर्नमेंट, आर्मी, कमिटी, बोर्ड। बोर्ड मतलब ये लिखने वाला बोर्ड नहीं है ना, बोर्ड जो होता है ना, ग्रुप ऑफ सम ऑफिशियल्स, उसको हम बोर्ड कहते हैं। जैसे बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड। हो गया। फैमिली, ऑडियंस। ठीक है, और भी कुछ कलेक्टिव नाउन्स हो सकते हैं। तो अब सुनो, अब बात ये आती है, मुद्दा ये आता है कि सर कलेक्टिव नाउन तो समझ गए, लेकिन कलेक्टिव नाउन के रूल्स क्या है। कलेक्टिव नाउन खुद सिंगुलर है या प्लूरल, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेंबर्स की संख्या तो ज्यादा होती है ना। जैसे फैमिली में मेंबर्स होंगे तो वो एक से ज्यादा ही होंगे, बोर्ड में भी कुछ हमारे ग्रुप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे तो डायरेक्टर्स ज्यादा ही होंगे, कमिटी कोई समिति है उसमें जो मेंबर्स हैं वो भी एक से ज्यादा होंगे, ऑडियंस भी सुनने वाले, ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण, सुनने वाले लोग, वो भी ज्यादा ही होंगे एक से। आर्मी ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग इसमें होंगे, जो फौजी हमारे हैं भाई। गवर्नमेंट एक आदमी से नहीं चलती, सरकार में भी एक से ज्यादा आदमी भी होंगे, लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही चीजें होंगी। ठीक है, एंड ज्यूरी का मतलब बताया था, फिर से रिपीट करें, ग्रुप ऑफ जजेस, निर्णायक समिति। ठीक है ना, पहले जो कोर्ट होते थे उसमें एक जज नहीं बैठता था, ग्रुप ऑफ जजेस बैठते थे, फिर वोटिंग होती थी, उसके हिसाब से सजा मिलती थी, जिसकी गिल्टी नॉट गिल्टी की वोटिंग होती थी। क्या ये एसएसटी वाले सर आते हैं ना सुबह, उनसे करना ही ये क्वेश्चन। ठीक है, वो जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से, वो अभी भी बता देंगे कि अभी भी क्या चलता है और पहले कितने बैठते थे। ठीक है, क्लियर। ओके चलो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये सारे के सारे नाउन सिंगुलर की तरह यूज होते हैं या प्लूरल की तरह यूज होते हैं, इसलिए मैं कुछ सेंटेंस दूंगा आपको, डिसाइड करना। द ज्यूरी कंसिस्ट, ऑब्लिक कंसिस्ट। अब सुनो, आप इस पहले सेंटेंस को एक बार छोड़ो क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ही डिफिकल्ट है, पहले आप इसको पकड़ो। नहीं ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको पकड़ो। द ज्यूरी वॉज या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, बटी हुई है या बटी हुई थी, वॉज या वर आ गया ना। डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जैसे मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ जजेस होता है, उनकी वोटिंग होती है, कुछ जजेस किसी एक तरफ इशारा करते हैं, कुछ दूसरी तरफ इशारा करते हैं, वोटिंग होती है, उसके हिसाब से सजा मिलती है। तो फिर ऑब्वियसली सजा हो जाएगी इसको, और सारे एक तरफा मना कर दें तो छूट जाएगा, वो वोटिंग होती है कह रहा हूं। ठीक है, तो जूरी जो है एक तरफा निर्णय नहीं ली, वो बटी हुई है ओपिनियंस में, अपने अपने ओपिनियंस में वो क्या है। अच्छा, जूरी ग्रुप ऑफ जजेस होता है, लेकिन जूरी का मीनिंग किसी और चीज से भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको पिकनिक जाना है, अब पिकनिक जाना है, 10 लोग बैठे हो, तो आप भी निर्णायक समिति हो, आप भी वहां पे जूरी हो, डिसाइड करने वाले। भाई मान लो कि 50 लोग हैं, उनमें उनको डिसाइड करने वाले 10 लोग बैठ गए कि हाँ इनके साथ क्या करना चाहिए, कहाँ घुमाने लेके जाना चाहिए। ले सपोज करो स्कूल पिकनिक पे जा रहे हैं, अब स्कूल में तो 1000 बच्चे हैं, तो सबसे तो ना एक एक आगे करके पूछेंगे आपको कहाँ जाना है। सो क्या हुआ, 10-15 टीचर्स बैठ गए, तो वो जूरी बन गई। आप डायरेक्ट कोर्ट से क्यों कनेक्ट कर रहे हो उसको। ठीक है, सो जो जूरी है अपने अपने ओपिनियंस में बटी हुई है। सो वॉज डिवाइडेड या वर डिवाइडेड, वॉज, यानी कि आपके हिसाब से कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं। आपके हिसाब से, इसके हिसाब से कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जूरी कलेक्टिव नाउन है, वो सिंगुलर है, तभी तो ये वाज कह रहा है। ठीक है, दूसरा कलेक्टिव नाउन देता हूं। इस सेंटेंस को एक बार के लिए छोड़ो ना, बाद में आऊंगा मैं इस पे। थोड़ा इजी सेंटेंस पकड़ते हैं। आर्मी, आर्मी के ऊपर 2 सेंटेंस देखना, और ये थोड़े सरल लगेंगे आपको बजाय के पहले सेंटेंस।
द आर्मी ऑफ इंडिया, इन दोनों को छोड़ दो, चलो एक बार जूरी वाले सेंटेंसेस को दोनों को ही छोड़ दो, आर्मी को पकड़ो। द आर्मी ऑफ इंडिया इज हाईली डिसिप्लिन्ड या आर हाईली डिसिप्लिन्ड। भारतीय फौज जो है, भारतीय सेना जो है बहुत ज्यादा अनुशासित है, हाईली डिसिप्लिन्ड है। सो इज हाईली डिसिप्लिन्ड या आर हाईली। अब आर्मी पे दूसरा सेंटेंस, द आर्मी हैज टेकन देयर पोजीशन या आर्मी हैव टेकन देयर पोजीशन। आर्मी ने, यानी आर्मी का मतलब है सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। सो हैज या हैव। सो कुल मिला के इसका तो फिक्स है भैया, कलेक्टिव नाउन तो सारे सिंगुलर है, कहीं भी इसका तो आंसर प्लूरल फॉर्म में है ही नहीं, इधर सिंगुलर इधर सिंगुलर इधर सिंगुलर, और चौथा भी बात ही नहीं करिए। सो क्या आप लोग को भी लगता है कि सारे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ही होते हैं? तो फिर कौन सा इसमें एक जो है जो आप प्लूरल मानते हो? सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, देखो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो इनके हिसाब से वर्ब इनके हिसाब से चलेगी। अगर आप इसको सिंगुलर मानते हो तो सिंगुलर वर्ब चुनो, अगर आप इनको प्लूरल मानते हो तो प्लूरल वर्ब चुनो। लास्ट वाले में क्या है? हैव। अच्छा, लास्ट वाले में हैव कह रहे हो आप, और बाकी में इसमें इज। चलो तो एक कलेक्टिव नाउन और हो जाए, फिर खुलासा करते हैं राज का। अब ऑडियंस पे ले लो। हाँ, एक बार पहले सेंटेंस दे लो, क्या पता आपके विचार बदल। फोर्थ वाला एक से तो ज्यादा की है, अब कितने हैं एग्जैक्टली नहीं पता। एक ग्रुप है आर्मी का, उसने अपनी पोजीशन ले ली है, ठीक है। उसके उस आर्मी उस ग्रुप में कितने लोग हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। हाँ, ग्रुप तो एक ही है। ओके चलो, द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स या द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स। ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं, कहते हैं ना अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ भैया। आर, अब पहली बार प्लूरल वाली हवा चली कलेक्टिव नाउन में। ओके, लास्ट सेंटेंस फिर खुलासा करेंगे। द ऑडियंस वाज प्रोवोक्ड आफ्टर लिसनिंग टू हिज स्पीच। प्रोवोक का मतलब क्या होता है पहले तो बताओ। प्रोवोक है क्या? मुहावरा ना, प्रोवर्ब होता है वो, प्रोवर्ब, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ये प्रोवोक है, प्रोवोक एक क्रिया है। ऑडियंस प्रोवोक हो गई, उसका भाषण सुन के भाग गई भड़क गई। भड़क जाना या उत्तेजित हो जाना, उत्तेजित हो जाना, भड़क जाना। प्रोवोक करने का मतलब क्या होता है? कहते हैं तू मेरे को प्रोवोक करना चाहता है, मैं भड़काना चाहता है, ठीक है। प्रोवोक करने का मतलब भड़काना, भड़क जाना, ठीक है। सो ऑडियंस प्रोवोक हो गई उसकी स्पीच सुनकर। सो वॉज प्रोवोक या वर प्रोवोक? तू तो डूबेगा भैया हाँ, क्या सिंगुलर? सब में सिंगुलर? चल अब चुप हो जा तू तो, इसका आंसर तो सब में सिंगुलर है। हाँ, अपने बोलो मयंक। नहीं, इन दो को तो भूल जाओ, इन दोनों की बात ये भी बात में करेंगे। इन चारों में बताओ आप तो, इन दोनों में सिंगुलर। अच्छा, तो आर्मी तो सिंगुलर है और ऑडियंस प्लूरल है, मतलब कोई कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती है और कोई कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होती है। ओके, हाँ जी मौलिक, आप बोलो, आपके क्या विचार है, व्यक्त करो। सब प्लूरल, यानी कलेक्टिव नाउन होती ही प्लूरल है, एग्जैक्ट अपोजिट टू। हाँ, आप बोलो सक्षम, बोलो सिंगुलर या प्लूरल? नहीं बोलोगे? सोच गए हो? कसम खा ली? हाँ, आप बोलो लक्षित, आगे देख। हाँ, लक्षित बोलो। बॉस, ओके। इसमें कृतिका आप बोलो। ऑल सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन सारे सिंगुलर। अपने बोलना, वही तो जानना चाहता हूँ, कौन से सिंगुलर और कौन से प्लूरल। वो तो देखो, ये तो सबको समझ में आ रहा है अंदर से यार, कुछ सिंगुलर होंगे कुछ प्लूरल होंगे। हाँ, ये तो सिंगुलर, यानी दो सिंगुलर, यानी आर्मी सिंगुलर। हाँ, ऑडियंस क्या क्या क्या? ऑडियंस प्लूरल, नीचे वाली ऑडियंस, यानी ऑडियंस तो प्लूरल और आर्मी सिंगुलर। ऐसा विचार किसका था, मौलिक का या मयंक का? अच्छा, मयंक का विचार था। सो मयंक की विचारधारा को आपने फॉलो किया। चलिए तो शुरू करें। तो रूल्स पढ़ लो पहले एक बार। लिखित में क्या है हमारे पास?
देखो, अगर कोई कलेक्टिव नाउन एज ए ग्रुप काम कर रही है, एज ए ग्रुप, तब उसको एक ग्रुप माना जाएगा। एक ऐसे मानेंगे एक आदमी काम कर रहा है, ग्रुप की तरह काम करे, तब हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। और वहां पे काम किसने किया है इसका सवाल विच से किया जाता है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक ग्रुप है। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक ग्रुप है। और जब कोई कलेक्टिव नाउन का मीनिंग ऐसा निकल के आ रहा हो कि ग्रुप काम नहीं कर रहा, ग्रुप के मेंबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, तब वो प्लूरल की तरह मानी जाती है। और तब सवाल ऐसे किया जाता है कि कौन काम कर रहा है, हु से सवाल किया जाता है। अब वो खुद प्लूरल हो जाती है तो बात भी प्लूरल हो जाती है, और ग्रुप की तरह काम करती है तो खुद सिंगुलर हो जाती है तो बात भी सिंगुलर हो जाती है। अब ये तो हो गए रूल्स। कई बार क्या होता है, रूल्स कुछ होते हैं और समझाना किसी और ट्रिक से पड़ता है। सो आप ऐसे ट्रिक याद रखना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, थोड़ा टिपिकल रूल है ना, और बुक्स में भी ऐसे ही दिया जाता है। देखो, आप ऐसे याद रखना कि कलेक्टिव नाउन जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, ऐसा एक्शन हो रहा हो कि आपको ऐसा लगे कि ये सारे के सारे ग्रुप जो है एक ही काम कर रही है, सब एक ही काम कर रहे हैं, तो वो एज ए ग्रुप काम हो रहा है, तो वो एज ए ग्रुप काम हो रहा है, तब तो उसको ग्रुप मान लेना। और ऐसा मीनिंग दिखाई दे कि बट के काम हो रहा है, उस ग्रुप के कुछ मेंबर्स ये काम कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, सो वहां पे ग्रुप काम नहीं कर रहा है, ग्रुप के मेंबर्स काम कर रहे हैं, वहां पे वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, अब इन नीचे के 4 सेंटेंस में देखो, आर्मी जो है हाईली डिसिप्लिन्ड है, तो एज ए ग्रुप की तरह कह रहा हूं कि वो पूरा ग्रुप ही हाईली डिसिप्लिन्ड है। ऐसा नहीं कि इधर की टुकड़ी डिसिप्लिन नहीं है, उधर की है, उधर की नहीं, एज ए पूरी ग्रुप की बात हो रही है। तो इसका क्वेश्चन कैसे करोगे आप? ऐसे तो करोगे कौन सी आर्मी हाईली डिसिप्लिन है, ऐसे तो ना करोगे कौन हाईली डिसिप्लिन है। तो मैं इंसानों के बारे में नहीं पूछ रहा, एज ए ग्रुप के बारे में पूछ रहा हूं, कौन सा ग्रुप है, तो कौन सी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। विच का मतलब क्या होता है? कौन सा या कौन सी। हु का मतलब क्या होता है? कौन, है ना, ये इंसानों के लिए होता है, वो नॉन लिविंग के लिए होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। सो अगर मैं पूछूंगा, इसका सवाल बनाऊंगा, तो मैं ऐसे बनाऊंगा कौन सी आर्मी, या ऐसे बनाऊंगा कौन आर्मी, कौन सी आर्मी। तो एज ए ग्रुप की तरह बात हो रही है तो सिंगुलर आ जाएगी इज हाईली डिसिप्लिन। समझ आया? ठीक है, समझ आया। अब आर्मी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, क्या सारे के सारे लोग एक ही साइड चले गए क्या? अपनी अपनी, यानी कि कोई ग्रुप नहीं है जिसने कोई काम किया, इसके अंदर के मेंबर्स हैं, उन्होंने अपना अपना काम कर लिया, एक इधर छुप गया, एक इधर छुप गया, एक इधर छुप गया, और एक इधर छुप गया, और दाएं दाएं दाएं। ऐसा थोड़ा है कि सारे के सारे इधर आ गए, निकल लो, कर लो कब्जा। बोलो, समझ में आ गए क्या? ठीक है, अब मैं इसमें क्या सवाल कैसे करूंगा, कौन है जिसने अपनी पोजीशन ली है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कहूंगा कौन सा है कोई ग्रुप नहीं, कोई निर्जीव चीज नहीं है जो मैं पूछूंगा कि कौन सा है, कौन है मतलब किसने अपनी पोजीशन ले ली, कौन या किसने। देखो, आर्मी एक आदमी है क्या? आर्मी ने अपनी पोजीशन ले ली, या आर्मी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, क्या करेक्ट सेंटेंस? अब अपनी अपनी ले ली, तो इसने अपनी ली, इसने अपनी ली, इसने अपनी ली, तो मेंबर्स ने ली ना। समझ आई बात? हाँ, अगर वहां पे ऐसा हो रहा है कि आर्मी मिलके एक काम कर रही है, एक ही ग्रुप की तरह काम कर रही है, तो उस जगह भी आर्मी आर्मी एक ही शब्द सिंगुलर प्लूरल का काम कर रहा है ना, तो उस जगह सिंगुलर का काम कर लेगा। सेंटेंस का मीनिंग निकालना पड़ेगा, शुरू से एक ही बात कह रहा हूं, सेंटेंस के मीनिंग पे चलेगी सारी चीज, सारे के सारे रूल्स धरे रह जाएंगे। समझ गए क्या? अब थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, कुछ और सेंटेंस एक्सरसाइज में भी आएंगे कलेक्टिव नाउन के अच्छे अच्छे, कमिटी के भी डाले मैंने, बोर्ड के भी डाले मैंने, ठीक है, आपके एक्सरसाइज शीट में। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ऑडियंस को रिक्वेस्ट की जाती है कि अपनी सीट, अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाए, तो क्या सारे लोग एक ही सीट पे बैठेंगे, एक के ऊपर एक, ये अपनी पे, ये अपनी पे, ये अपनी पे, ये अपनी, जैसे वहां पे आर्मी अपनी अपनी पोजीशन लेगी, उसी तरीके से ऑडियंस अपनी अपनी सीटों पे बैठेगी, तो प्लूरल फॉर्म, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड। और देखो एक चीज और सुनो, यहां से भी हिंट मिलता है, देयर देयर, हाँ हाँ, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं, इन चारों में देखो, यहाँ पे देयर, यहाँ पे देयर, देयर मतलब प्लूरल फॉर्म होती है अपनी अपनी सीटों पे। अगर सिंगुलर होता तो बताए क्या होता, इट्स। अगर ऐसे ग्रुप की तरह काम होता ना, तो यहाँ पे आता इट्स सीट्स, इट्स पोजीशंस। समझ गए? अगर ग्रुप की तरह काम होता तो उसकी, उस ग्रुप की अकेले की पोजीशन होती,
तो क्या था, इट्स पोजीशन। समझ गए, यहाँ पे लोग हैं, ये लोग हैं इसलिए देयर पोजीशंस, यहाँ पे भी ये लोग हैं देयर सीट्स। समझ गए क्या? अब ऑडियंस भड़क गई, पूरी की पूरी भड़की है ना, ऐसे ग्रुप भड़का है ना, ऐसे ग्रुप भड़का है ना। सो ऑडियंस वाज प्रोवोक्ड आफ्टर लिसनिंग टू हिज स्पीच। क्लियर है? ठीक है क्या? ठीक है। अब इनको देखो, इसको मैंने क्यों छुड़वाया, इसको मैंने इसलिए छुड़वाया क्योंकि देखो वर्ब को प्लूरल करने के तरीके ये तो आप जानते ही हैं कि हैज का है हो जाता है, इसका आर हो जाता है, इसका आर हो जाता है, वॉज का वर हो जाता है, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन कंसिस्ट का क्या होता है, ये अभी तक हमने टेंस नहीं पढ़ाया इसलिए थोड़ा डाउटफुल है। तो याद रखना, अगर वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है, इसको कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। अगर वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है और उसका सिंगुलर प्लूरल करना है तो एग्जैक्टली नाउन का अपोजिट रूल फॉलो होता है। नाउन का रूल क्या है कि नाउन एस लगने से क्या होता है, प्लूरल। वर्ब एस लगने से क्या होती है, उल्टा रूल। नाउन एस लगने से प्लूरल होता है, वर्ब एस लगने से, तो इसमें से ये सिंगुलर है वो प्लूरल है, ये सिंगुलर है वो प्लूरल है। तो पहली बात आपको ये तो पता चले कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद रूल लगाओगे ना, इसलिए मैंने इसको पेंडिंग छोड़ा था। सो अब रूल लगाओ। जूरी के अंदर 10 जजेस है, तो वो जूरी एक ग्रुप है ना जिसके अंदर 10 जजेस है, तो वो जूरी तो अकेली है ना, सिंगल है ना, उसके अंदर 10 जजेस है ना, तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इन दोनों में से सिंगुलर कौन सी अभी बताई मैंने, कंसिस्ट। डन। और जूरी अपने अपने ओपिनियंस, देखो देयर आ गया वापस, जूरी जो है अपने अपने ओपिनियंस में बटी हुई है, साफ साफ कह रहा है बटी हुई है, तो बट के काम करने का सेंस है ना इसमें, एक साथ काम करने का सेंस वैसे ही नहीं है। तो क्या आएगा, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ये वाला देखो, ये सबसे लास्ट वाला कह रहे हो, देखो ऑडियंस भड़क गई, ऑडियंस भड़क गई। सो क्या मीनिंग निकला इसका, एज अ ग्रुप, एक ऑडियंस एक ग्रुप है वो भड़क गई। इसमें ऐसा मीनिंग निकला क्या भाई, ऑडियंस के कुछ लोग तो भड़के कुछ नहीं भड़के, ऐसा मीनिंग निकला क्या? बट के काम करने, भले वो काम गलत कर रहे हैं सारे के सारे भड़कने का, लेकिन ग्रुप की तरह कर रहे हैं, मतलब बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है। काम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन एक साथ कर रहे हैं, ऐसा ग्रुप कर रहे हैं। सो ग्रुप की तरह काम होता है तब सिंगुलर की तरह काम होता है, ग्रुप के मेंबर्स की तरह काम होता है, या यूं को बट के काम होता है, अलग 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 तू तेरा तू तेरा तू तेरा तू तेरा ऐसा काम होता है, तब वो क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। समझ आया? सो 6 के 6 ऑप्शंस में सेलेक्ट करो फटाफट। इसमें सिंगुलर के हिसाब से कंसिस्ट, इसमें प्लूरल के हिसाब से वर्ब। यहाँ पे क्या थी, सिंगुलर आर्मी, हैव, ऑडियंस, आर प्लूरल, और आगे से इंट ले लिया करो, आगे से इंट ले लिया करो, है ना, ये 3 प्लूरल आ रहे हैं, और यहाँ पे क्लियर है क्या कलेक्टिव नाउन के रूल्स? कुछ और सेंटेंस दूंगा मैं एक्सरसाइज में, उसको भी हम इन्हीं रूल्स पे फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे जब एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, अब शायद मेरे हिसाब से अगला टॉपिक वही है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू यूज अपोस्ट्रोफे एस। जानते हो उसको, पहचानते हो? इसका साइन कुछ ऐसा होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि राम्स। तो ये जो अपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, ये एक्चुअली है क्या, इसको सीखना है। सर ये नाउन चैप्टर में क्या कर रहा है, क्योंकि ये नाउन के आगे लगता है। ये नाउन चैप्टर क्या में क्यों है, क्योंकि ये किसके आगे लगता है, नाउन के आगे। हाँ, वो सारे रूल्स हैं बेटा, पूरा टॉपिक है, ठीक है। इसका मीनिंग बस डिस्कस कर लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। आपने कारक पढ़े हिंदी में, तो उसमें एक 6 या 7वें नंबर का कारक आता है संबंध कारक, जिसके वो क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, का के की। तो वो का के की होता है अपोस्ट्रोफेस। जैसे मैंने लिखा राम्स पेन, तो उसका मतलब होगा राम, और अपोस्ट्रोफेस को आप रिप्लेस कर दो का पेन। तो ये संबंध कारक संबंध स्थापित करता है, और संबंध भी ऐसा स्थापित करता है कि जिसके आगे ये लगा हुआ है उसका अगले नाउन पे अधिकार व्यक्त हो। इसके ऊपर अब वही तो अभी डिस्कस करेंगे अपन पूरे टॉपिक में, ये कभी तो इधर लगेगा कभी इधर लगेगा, जैसा हमारे लर्नर्स एकेडमी में बाद में लगा हुआ है, तो यही डिस्कस करना है। हाँ, वो प्लूरल है, वो सारी बातें डिस्कस करें। हाँ, क्योंकि इसका नाम ही अपोस्ट्रोफे एस है। देखो, हाउ टू यूज अपोस्ट्रोफे एस, तो अपोस्ट्रोफे के साथ एस, अपोस्ट्रोफे आर, अपोस्ट्रोफे जे, अपोस्ट्रोफे के, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है, अपोस्ट्रोफे एस। लगता कब है, अधिकार व्यक्त, पोजीशन स्थापित करने के लिए, अधिकार व्यक्त करने के लिए। जैसे राम का पेन पे अधिकार व्यक्त करना है, राम्स पेन, किसमें, डॉट, डी ओ
फिर कॉमा एंड, ऐसे। क्या देखो, वो तो वर्ब को छोटा करने का तरीका है। जैसे मैं लिखूं आई, वो है क्वेश्चन टैग, आई हैव नॉट लिखना है मुझे, तो मैं इसको लिख दूंगा हैवंट। तो ये अपोस्ट्रोफे नहीं है, ये अपोस्ट्रोफे नहीं है, ये तो वर्ब को छोटा, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ वर्ब्स कहते हैं इसको। ये आएगा 13वां चैप्टर क्वेश्चन, नहीं 15वां चैप्टर क्वेश्चन टैग। टोटल 15 चैप्टर से सबसे आखिरी चैप्टर यही आएगा, क्वेश्चन टैग। इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग, इसमें वर्ब को हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, चलो कल शुरू करेंगे अपोस्ट्रोफे एस। मैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रहा हूं आज, क्योंकि क्या है, फिर पूरे एक दिन का टॉपिक लेंगे, इसको थोड़ा लेंदी भी है ना, और ये आखिरी टॉपिक है। फिर कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस एंड देन एक्सरसाइज। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।